हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि काफी सही होंगे। अभी अभी गणतंत्र दिवस जो बीता है, आशा करती हूँ कि आप सभी ने काफी उत्साह से ये गणतंत्र दिवस मनाया होगा। तो आज यहाँ पे दोबारा जो है क्या कहते हैं, एक दो दिन का गैप हो गया था, है ना, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड खाली नहीं रह पा रहा था। तो इसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा गैप होगा, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगी। तो अभी आज हम दोबारा जो है क्या कहते हैं, कोशिश करेंगे आपको। एक दिन मैंने और रिकॉर्ड किया था, पूरा का पूरा क्लास रिकॉर्ड कर लिया मैंने, लेकिन किसी टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से ना वो क्लास ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो पाया था। ठीक है, तो मैं यही लेक्चर दोबारा ले रही हूँ यहाँ पे आज आप लोगों के लिए। तो 10 क्वेश्चन का सेट है आज भी हमारे पास। और जूलॉजी पीजीटी का जो पीवाईक्यू था, बीपीएससी टीआरई 3.0 का, आज उसी का जो है वो लास्ट पार्ट है। ठीक है, आज 3.0 वाला जो क्वेश्चन था वो खत्म होने वाला है। ठीक है, उसके बाद दोबारा जब हम पीवाईक्यू करेंगे तो दूसरे ईयर का 2.0 का लेके आएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी का चलते हैं, आज का 10 क्वेश्चन जो है वह जल्दी से देखते हैं। ठीक है, पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। पुनः संयोजक आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये आपको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। ठीक है, अब देखिए इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए पहला क्या बोल रहा है आपको, आरडीएनए, ठीक है, या सीडीएनए की क्लोनिंग। ठीक है, आरडीएनए किसको बोलेंगे हम लोग? रिकम्बिनेंट डीएनए को बोलेंगे। सीडीएनए किसको बोलेंगे हम लोग? सर्कुलर डीएनए को बोलेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, यानी कि पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में क्या होता है, किस तरीके से जो है सारे के सारे प्रोसेस, सारे के सारे जो अनुसंधान है वह किस तरीके से स्टार्ट हो रही है, और किस तरीके से जो है वह अभी कैरी ऑन जो है, कैरी फॉरवर्ड की जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो क्लोनिंग है, यहाँ पे भी क्लोनिंग है, यहाँ पे भी क्लोनिंग है। तो असेंशियल तो हमारा यह हो जाता है कि ये जो हमारा डीएनए में जीन क्लोनिंग की बात की जा रही है वह किस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखिए जीन आपको पता होगा, जीन कहाँ पाया जाता है? आपका डीएनए पे। ठीक है, डीएनए पे है वो जीन। अब जैसे किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी इंसान का या किसी और जीव का जब हम डीएनए लेते हैं, सेल में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के अंदर वो पाया जाता है। डीएनए लिया हमने, ठीक है, ये डीएनए किस फॉर्म में रहता है? अगर हम इंसानों की बात करें तो डबल हेलिक्स के फॉर्म में रहता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड मतलब उसमें दो तंतुएं यानी कि रेशे जो है वह पाई जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि एक स्ट्रैंड मैंने यहाँ पे लिया है, इसमें किसी भी एक ऐसे छोटे पार्ट को जीन बोलेंगे जो कुछ कोड कर सके। ठीक है, वो कुछ ना कुछ क्या कर सके? कोड कर सके। कोड करने से क्या तात्पर्य है कि इसका जो है हमारे शरीर में या कहीं पे भी कुछ मीनिंग, कुछ कार्य जो है वह निकल के आए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जीन बोलेंगे। ठीक है, कोडिंग जीन स्पेशली बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोडिंग जीन। तो जो हम ये क्लोनिंग करते हैं, ठीक है, ये जो हम क्लोनिंग करते हैं उसके लिए हम अलग अलग जो है वह मेथड यूज करते हैं। जनरली जब हम क्लोनिंग की बात करते हैं, यानी कि हम उसकी कॉपी नंबर को बढ़ाने की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कॉपी नंबर, कॉपी नंबर को बढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम ये टुकड़ा यहां से ले रहे हैं तो एक डीएनए से क्या आएगा? ऐसा टुकड़ा सिर्फ एक आएगा। अब हमें इसी टुकड़े को जो है वह, इसके नंबर को क्या करना है? वह बढ़ाना है। ठीक है, तो दो मेथड क्या आएगा? एक आएगा आपका पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है। ठीक है, जिस तरीके से आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा, वो क्या है? एक डिवाइस है। उसका क्या काम है? कपड़े धोने का काम है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कपड़े वॉशिंग मशीन के अलावा कहीं और से नहीं धुल सकते, बिल्कुल धुल सकते हैं।
उसी तरीके से कॉपी नंबर यानी इसको जो है डबल ट्रिपल करने का बहुत तरीका होता है। एक तरीका होता है आपका पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है एक ही चीजों की मल्टीपल कॉपीज जो है वह बनाई जाती है। चेन रिएक्शन है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, ठीक है। पॉलीमरेज जो है उसका काम होता है डीएनए को क्या करना, यहां से यहां तक एक्सटेंड करना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ATGC इसको ये सारे प्राइमर्स दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, पॉलीमरेज क्या है, ये एक एंजाइम है। पॉलीमरेज क्या करता है, इसी को जो है एक पूरा, अगर हम उन्हें मोती देंगे तो वो क्या करेगा, एक माला बना देगा। ये क्या काम है, पॉलीमरेज का काम है, ठीक है। ये क्या है, आपका एक एंजाइम है, ठीक है। तो इस पूरे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, पीसीआर। और यह किस में होता है, एक डिवाइस में होता है, ठीक है, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट में होता है। और ये कहाँ किया जाएगा, लैबोरेटरी में। कहाँ किया जाएगा, लैबोरेटरी में, ठीक है, यानी कि प्रयोगशाला में। कहाँ पे, प्रयोगशाला में, ठीक है। अब देखिए नेचुरल वे में जब हम जाएंगे तो जब कोशिका विभाजित होती है यानी कि जब सेल डिवीजन होता है तो ऑटोमेटिक भी जो क्या होता है आपका एस फेज, आपको पता होगा कि जब सेल साइकिल चल रहा होता है तो दो तरह का स्टेज है मेनली होता है, एक एम फेज होता है और एक जो है क्या होता है, इंटरफेज होता है। एम फेज में क्या होता है, एक्चुअल विभाजन यानी कि डिवीजन होता है। और बाकी जो इंटरफेज के 3 स्टेजेस हैं, कौन कौन से हैं आपको, मेनली G1 एस फेज और G2 होते हैं। अगर जो है सेल डिवाइड नहीं करना चाह रहा तो वो G0 स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो उसी में से जो एस फेज है, कौन सा फेज, एस फेज, वहां पे क्या होता है कि जो डीएनए क्या होता है, वो डबल हो जाता है। कितना हो जाता है, वो डबल हो जाता है। तो अगर हम कॉपी नंबर बढ़ाने की बात करें तो एक नेचुरली वहां पे हो सकता है, ठीक है, यानी कि सेल डिवीजन से, ठीक है, सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन से हो सकता है, ठीक है। और तीसरा जो एक और तरीका है वह हमने खोजा है, और वह खोज जो है वह की गई है किसमें, जीवाणुओं में। किसमें की गई है, जीवाणुओं में, यानी कि सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनमें की गई है, ठीक है। बैक्टीरिया में खास करके की गई है। और उनमें क्या किया जाता है, उनको क्या बोला जाता है, सूक्ष्म जीव को माइक्रो ऑर्गेनिज्म। खास करके कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ओके, गॉट इट टिल हियर। अब देखो बैक्टीरिया में एक खास तरीके का डीएनए जो है वह पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं खास तरीके का जो डीएनए पाया जाता है वो क्या होता है। तो मान लिया कि ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया है। इसके सेंटर में जो है यहाँ पे, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो यानी कि केंद्रक वेल डिफाइंड नहीं होता है, केंद्रकाभ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या हो गया इसका, केंद्रकाभ, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो है वह अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरिया में जो है एक एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है। वो एक्स्ट्रा डीएनए क्या है, सर्कुलर डीएनए, जो कि उसके कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। और ये जो है यह भी अलग अलग कोडिंग जीन जो है वह इसमें मौजूद रहता है, ठीक है। यानी कि यह भी कुछ ना कुछ जो है वह काम करेगा, इसका भी कुछ कार्य है, इसका भी कुछ फंक्शन है, ठीक है। अब जितने भी आप देखेंगे कि जैसे कि एंटीबायोटिक वगैरह के लिए रेसिस्टेंट होती हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं अगर आप उनपे कुछ एंटीबायोटिक यूज भी करें तो वह उससे मरती नहीं है, या वो उनसे उनका ग्रोथ जो है वह स्लो नहीं होता है। तो उन सारे रेसिस्टेंस वाले जो जीन होते हैं वह कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसी प्लाज्मिड पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसी प्लाज्मिड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका एक क्या फीचर है, इन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग, सीडीएनए। सीडीएनए मतलब क्या हो गया आपका, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर मतलब वृत्ताकार, ठीक है। अब देखिए इनका एक और स्पेशलिटी ये होता है कि ये जो न्यूक्लियस वाला डीएनए है यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वह कब डबल होता है, कोशिका विभाजन के समय। और ये प्लाज्मिड का ये आपका स्पेशल फीचर है कि यह कोशिका विभाजन के बगैर भी क्या कर सकता है, वह अपना नंबर बढ़ा सकता है, ठीक है, अपना नंबर जो है वह बढ़ा सकता है। यानी कि ये
इंडिपेंडेंट क्या कर सकता है, कॉपी नंबर बना सकता है। ठीक है, अगर इसको 2 चाहिए, 4 चाहिए, जितना भी चाहिए वो कर सकता है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इस बैक्टीरिया ने इनके इस जीवाणु से इसी सर्कुलर डीएनए को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया। क्या किया, निकाला। ठीक है, अब क्या किया कि ये जैसे एक समझ लीजिए ये प्लाज्मिड है, अब इसमें अलग अलग जीन है, यहाँ पे एक अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हमारे जो डीएनए था, ठीक है, हमारा जो डीएनए था, यहाँ पे था हमारा जीन, यहाँ पे था ना हमारा कोडिंग जीन। अब ये मान लीजिए हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इस हिस्से में जो है वो हमें इंटरेस्ट है, इसको हमें कॉपी नंबर जो है वह बढ़ाना है, इनकी हमें क्या करनी है, क्लोनिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस हिस्से को जो है हम उस डीएनए के स्ट्रैंड से काट के अलग करेंगे। क्या करेंगे, काट के अलग करेंगे, और फिर क्या करेंगे, यहां से इस हिस्से को काट के अलग करेंगे। ठीक है, इस हिस्से को काट के अलग करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को यहाँ पे आपस में जोड़ देंगे। तो अब क्या होगा कि अगर ये अपना कॉपी नंबर बनाता भी है, अगर मान लिया इन्होंने 2 बनाए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से मान लिया आपने 2 बनाए, ठीक है, मान लिया 3 बनाए या फिर 4 बनाए, तो आप देखेंगे कि वो हर एक नए बने हुए प्लाज्मिड में यानी कि सर्कुलर डीएनए में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वह भी है। ठीक है, वह भी है। अब आप एक काम कर सकते हैं कि आपको पता है कि ये डीएनए है, तो इस डीएनए का क्या सब हो सकता है, डीएनए या तो यह सिंपल इसी तरीके से रखा जा सकता है, हमको इस जीन का काम है तो हम डायरेक्ट डीएनए ले लेंगे, इससे कट करके अलग कर लेंगे यानी कि कोडिंग जीन निकाल लेंगे, या क्या बोल सकते हैं इसको हम, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, इस डीएनए को हम इसी माइक्रोब में यानी कि इसी बैक्टीरिया में आरएनए में कन्वर्ट होने देंगे, आरएनए निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग निकाल लेंगे अगर इसका काम है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि इसी में हम इस आरएनए की अभिव्यक्ति भी यानी कि इसका एक्सप्रेशन भी होने देंगे। ठीक है, और आरएनए किस चीज में होगा, कन्वर्ट फिर फाइनली प्रोटीन में। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोटीन बनेगा, तो हम इस स्टेज पे भी इसको एक्सट्रैक्ट यानी कि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, समझ गए। क्लोनिंग किसको बोलेंगे, इसी को, इसका जो कॉपी नंबर एग्जैक्ट जो है वो डुप्लीकेट जो हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोनिंग। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि इसमें प्लाज्मिड का भी जीन है और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब क्या हो गया आपका, पुनः संयोजन किया गया है, आपस में संयोजित किया गया है इन दोनों डीएनए को, है ना, कनेक्ट किया गया है। तो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, स्मॉल में, आर डीएनए। ठीक है, सर्कुलर डीएनए आपको पता चल गया क्या होता है, आर डीएनए आपको पता चल गया क्या होता है, किस तरीके से क्लोनिंग की जा रही है वो आपको पता चल गया, एक्सट्रैक्शन यानी कि अभिव्यक्ति कहाँ पे होता है, एक्सप्रेशन और कहाँ से निकाला जाता है उसको, यानी कब हम यूज करेंगे वो आपको पता चल गया। अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन आपको बोल रहा था महत्वपूर्ण उपयोग क्या है वो बताने के लिए। पहला ऑप्शन है कि आर डीएनए या सी डीएनए की क्लोनिंग करना, तो क्लोनिंग तो हो ही रही है। ठीक है, वो है आपका राइट। ठीक है, दूसरा है विशिष्ट जीन की क्लोनिंग, तो हमने देखा था विशिष्ट जीन यानी कि स्पेसिफिक जीन यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही है, उसकी क्लोनिंग भी है यहाँ पे की जा रही थी। ठीक है, वो भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, आरएनए की क्लोनिंग। ठीक है, आरएनए की क्लोनिंग यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन अगर हम आरएनए की क्लोनिंग यहाँ पे करना चाहते हैं तो हम एक मेथड आता है वो हम अपना सकते हैं, और वो मेथड क्या है आपका, यहाँ पे देखिए वो मेथड क्या है। ठीक है, आपको पता होगा कि डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है, जो कन्वर्जन होता है उसमें क्या बोला जाता है, इसको प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये आपका क्या हो गया, रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, इस जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेप्लिकेशन। ठीक है, बोलेंगे ना, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है,
अब देखिए आपका आरएनए से जब प्रोटीन बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अब ये सारी चीजें नेचुरली होती है और इसको कंबाइंड इसी एक जो पाथवे है, ये जिस तरीके से एक अवधारणा होती है, जैसे कोई ऑर्थोडॉक्स कोई स्टीरियोटिपिकल बात नहीं होती जो फिक्स होती है फैमिली में कि ये तो सत्य है, इसको काटा नहीं जा सकता, ठीक है, उसी तरीके से बायो में खास करके जो आपका सेल बायो है उसमें ये अवधारणा फिक्स है कि एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है, उल्टा जो है वह नहीं हो सकता। लेकिन जब हम लैब यानी कि प्रयोगशाला की बात जब यहाँ पे कर रहे हैं तो क्या होता है आपका कि आरएनए को डीएनए में जो है वह कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्योंकि डीएनए से आरएनए को बनाने को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन, तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, क्या बोल देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, तो ये हो गया। तो यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जब हमको आरएनए की क्लोनिंग करनी होगी तो हम आरएनए से पहले डीएनए बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हमें डीएनए की क्लोनिंग पता है, यहाँ पे किसकी क्लोनिंग हो रही है, यहाँ पे डीएनए की, तो फिर हम डीएनए की क्लोनिंग कर लेंगे। समझ गए आप किस तरीके से होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको आरएनए की क्लोनिंग जो है वह भी हो रही है, वह भी क्या हो रही है, हो रही है, यानी कि डी ऑप्शन उपर्युक्त में एक से अधिक, वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक वयस्क दाता कोशिका एक नाभिक के साथ क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से पहली बार उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कौन सा जानवर था जो पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी की तरीके से, सॉरी टेस्ट ट्यूब नहीं, वो क्लोनिंग के तरीके से क्या की गई थी, बनाई गई थी, ठीक है, बनाया गया था। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा क्लोनिंग का मेथड जानेंगे। यहाँ पे जो आपको वयस्क दाता कोशिका डोनर की बात की जा रही है वो क्या है आपका एडल्ट डोनर सेल, क्या है एडल्ट डोनर सेल। एडल्ट डोनर सेल से क्या तात्पर्य है, जैसे कि आपको पता होगा कि जब फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया होती है तो दो युग्मक यानी कि गैमेट, एक मेल एक फीमेल आपस में मिलता है, लेकिन जो क्लोनिंग की जा रही थी यहाँ पे क्या किया गया था, एक एडल्ट डोनर सेल यानी कि कोई भी नॉर्मल सेल बॉडी का ले लिया गया, खास करके कौन सा सेल लिया गया था, अडर सेल। अडर सेल किसको बोलते हैं हम लोग, जो ब्रेस्ट टिश्यू के साथ होता है, ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यू के आसपास वाली कोशिका जो होती है उसको अडर सेल बोलते हैं, ठीक है। अब इसको ले ली गई थी, इसके अंदर क्या होगा, किसी भी नॉर्मल सेल के अंदर 2n। अब यहाँ पे देखिए एक एग सेल लिया गया था, क्या लिया गया था, एग सेल, इसके अंदर क्या होगा n, ठीक है। अब क्या किया गया, नेक्स्ट स्टेप में किया ये गया कि इसका पूरा का पूरा न्यूक्लियस क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक है। और अब इसका जो न्यूक्लियस है ये अब इसके अंदर जो है वो फिट कर दिया गया, ठीक है, यानी कि इन दोनों को आपस में इस तरीके से फ्यूज करके एक नया जो है वो क्या किया गया, सेल इसी का रह गया, सारा का सारा साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह एग सेल का रह गया, और न्यूक्लियस किसका आ गया आपको, ये 2n वाला यानी कि अडर सेल का, ठीक है। तो अब आप जब याद करेंगे तो आप पाएंगे कि जब जाइगोट यानी कि युग्मनज बनता था तो क्या होता था आपका, एक आपका मेल गैमेट आता था, मेल गैमेट का क्या आता था, सिर्फ न्यूक्लियस आता था, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म किसका रह रहा है आपका, एग सेल का रह रहा है, ठीक है, एग सेल का रह रहा है। तो ओवम जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो साइटोप्लाज्म किसका है, ओवम का, यानी कि किसका है, डिंब का, और न्यूक्लियस डिंब का, न्यूक्लियस स्पर्म यानी कि शुक्राणु के साथ फ्यूज होकर 2n बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म किसका है, डिंब का यानी एग सेल का है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस उसको 2n चाहिए था, यहाँ पे न्यूक्लियस 2n बना दिया गया, क्योंकि ये माता का एग्जैक्ट न्यूक्लियस है, उसमें कोई भी जो है जो रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जो मियोसिस में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, मियोसिस में होता है, वो प्रोसेस के थ्रू क्योंकि ये नहीं गया है, क्या बोलते हैं उसको, डिविजनल जो आपका क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिविजनल जो आपका प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वहां पे क्योंकि वो नहीं गया है, अर्धसूत्री विभाजन जिसको बोला जाता है, तो इसीलिए ये एग्जैक्ट डीएनए इसके अंदर आ गया है। तो अब इस युग्मनज से यानी कि इस जाइगोट से जब ये विभाजित करेगा, ठीक है, ये इस तरीके से विभाजन कर रहा है, जब ये विभाजित करेगा
16 से 32 सेल स्टेज में पहुंचेगा, मैंने आपको एक बार और बताया था, उसके बाद इसको जो है भ्रूण को क्या किया जाएगा, भ्रूण को इम्प्लांट कर दिया जाएगा, कहाँ, माता के गर्भाशय में, ठीक है, कहाँ पे, माता के गर्भाशय में। तो एक नया जो है एक बच्चा जो है वह पूरा का पूरा वो निकलेगा, ठीक है। कब निकलेगा, तो जब उसका प्रसव का जो वक्त आएगा तो वो बच्चा जो है इसी गर्भ से जो है वह निकलेगा, ठीक है। तो किसी भी नॉर्मल बेबी की तरह इसका भी हो जाएगा, ठीक है, इसका भी पार्चुरेशन हो जाएगा। तो इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोनिंग बोलते हैं। पहली बार यही प्रोसेस जो है वह किया गया था, और ये प्रोसेस किस पे किया गया था, तो ये प्रोसेस किया गया था एक शीप पे, किस पे, एक शीप पे, शीप यानी कि भेड़ की बात की जा रही थी, और उस भेड़ का नाम क्या था आपका, डॉली। क्या नाम था, वो जो नया बच्चा पैदा हुआ था वो कौन थी, डॉली, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या है आपका, मॉली, पॉली, डॉली वगैरह वगैरह, आपका ऑप्शन क्या होगा, सी हो गया, ठीक है। यहाँ नाभिक यानी कि क्या बात की जा रही है, न्यूक्लियस की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, न्यूक्लियस की। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लोनिंग तकनीक मैंने आपको पूरा का पूरा, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी आपको पूरी की पूरी जानकारी जो यहाँ पे दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोल रहा है, भारत में बीटी कपास के पहले 3 संकर, गलत है यहाँ पे, संस्करण बोलने की बात की जा रही थी, ठीक है। संस्करण मतलब 3 हाइब्रिड जो आपका क्या कहते हैं वैरायटी डेवलप हुआ था उसकी बात है, ठीक है। चलिए, तो 3 जो है आपको मान लीजिए हाइब्रिड वैरायटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है। तो पहला है आपका महिको मोनसेंटो बायोटेक लिमिटेड MMBL, दूसरा है राशि बीज, साउथ इंडिया कॉटन एसोसिएशन, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप एक बात जानेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले क्या हुआ था 2002 में, ठीक है, अलाउ किया था भारत गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि जो भी ये आपका हाइब्रिड सीड जो होता है ना, वो बीटी कॉटन के लिए, बीटी कपास के लिए, ठीक है, बैसिलस thuringiensis यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, बीटी कॉटन यानी कि इसके सीड में ये कैपेसिटी थी कि वो जो एक तरीके का कीड़ा होता है जो उसके कपास को क्या करता है, वह खा लेता है। क्या करता है, ये कॉटन बॉल है, ठीक है, वो जो फूल होते हैं वही कॉटन होता है, आपको पता होगा। इसमें अगर यहाँ से अगर ये कट लगाया जाए, ये पूरे के पूरे रेसे नहीं खराब हो जाएंगे। अगर यहाँ से एक कोई कीड़ा जाता है यहाँ से छेद करते हुए अंदर की ओर, ये पूरा का पूरा रेसा क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा, तो उससे धागा जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा, तो यानी कि ये कपास क्या हो गया, खराब हो गया। तो इसी तरीके से बहुत सारी फसलें जो है किसानों की वह नष्ट हो जाती थी। तो इसीलिए ऐसा बीज डेवलप किया गया कि उससे जब प्लांट बनेगा तो उस प्लांट में इस तरीके के प्रोटीन होंगे, इन तरह की जीन जो है वो एक्सप्रेस की जाएगी, जिसको अगर वो कीड़ा खाने आ रहा है तो वह कीड़ा क्या हो जाएगा, वह वहीं पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए बीटी कॉटन जो है वह बनाया गया था। आपको पूछा जा रहा है कि पहला 3 जो है वह वैरायटी किसने डेवलप किया था, तो ऑप्शन 1 जो आपको बोल रहा है महिको मोनसेंटो बायोटेक लिमिटेड, इन्हीं ने पहला वैरायटी क्या किया था, वो डेवलप किया था, ठीक है, पहला वैरायटी डेवलप किया था। अब आप देखिए ये जो महिको है ये एक महाराष्ट्रियन कंपनी है। क्या है, एक महाराष्ट्रियन कंपनी है। महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि कपास की खेती बहुत ज्यादा की जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है, उन मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छे से उपजाऊ होती है कपास के लिए। इसीलिए मोनसेंटो क्या है, एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, एक अमेरिकन कंपनी है। तो इन दोनों ने ही आपस में एक नया निकाला था, ठीक है, एक कोलैब करके एक नया कंपनी निकाला था, महिको मोनसेंटो बायोटेक लिमिटेड, और इन्हीं ने पहला 3 हाइब्रिड वैरायटी जो है वह बनाया था, ठीक है। अब इस हाइब्रिड वैरायटी का अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप नाम भी याद रख सकते हैं। पहला क्या था आपका MECH12, ठीक है, फिर 162, फिर 184, यहाँ पे MECH ही था सारा, ठीक है। एक तरीका की ये कोड नेम दिया जाता है, ठीक है, ये एक कोड नेम दिया जाता है जिससे अलग अलग हाइब्रिड वेराइटीज को हम जो है नेम कर सके, ठीक है। ये अलग अलग हाइब्रिड वेराइटी का क्या है, नाम है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो गया था आपका, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है, 100 प्रतिपिंड DNA फिंगरप्रिंट किसके द्वारा विकास किया गया था, विकसित किया गया था, ठीक है। 100 प्रतिपिंड का मतलब क्या है यहाँ पे बताइए, 100 प्रतिपिंड अगर आपको मतलब पता है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, क्या है आपको बताइए।
तो 100 प्रतिपिंड आपका हो जाएगा क्या, ऑटो एंटीबॉडी। मतलब ये कब होता है, ये तब किया जाता है जब हमें किसी ऑटो इम्यून डिजीज से, यानी कि ऐसा डिजीज जिसमें खुद के ही बॉडी के एंटीबॉडी खुद ही के बॉडी के कोशिका यानी कि सेल को क्या समझने लगते हैं, दुश्मन समझने लगते हैं। क्या समझने लगते हैं, दुश्मन। ठीक है, तो ऐसे डिजीज से बचने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, ऑटो एंटीबॉडी को जो है वो स्कैन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या था कि पहले डीएनए के लेवल पे हम उसको कर सकते हैं, तो इसी के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 100 प्रतिपिंड वाला जो है डेवलप किया गया था। अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, एलेक जॉफरी। ठीक है, एलेक जॉफरी दिया हुआ है। एलेक जॉफरी आपको पता होगा कि नॉर्मल जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है वो सबसे पहले किसने दिया था, एलेक जॉफरी ने। ठीक है, एलेक जॉफरी ने। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये आपको 100 प्रतिपिंड वाला इसने नहीं किया था। ठीक है, दूसरा क्या है आपको, ऑप्शन ए के फ्रैंकर। तीसरा क्या है आपको, ऑप्शन आर एरिक्सन। ठीक है, यहाँ पे ए के ठीक है फ्रैंकर। तो इसी ने क्या किया था, ऑटो एंटीबॉडी वाला जो है वह डेवलप किया था। और इसका यूज क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज को स्कैन करने में। ठीक है, इसी को क्या करते हैं, स्कैन करने में इसको यूज होता है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज को क्या बोलते हैं हम लोग, स्व प्रतिरक्षी रोग। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर आप इसका जानना चाहें तो क्या होता है, एक होता है आपका र्यूमेटाइड अर्थराइटिस। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस को क्या बोलेंगे हम लोग, गठिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो र्यूमेटॉइड जो गठिया होता है उस वो क्या होता है, एक उसमें क्या होता है, अपने ही बॉडी के जो एंटीबॉडी हैं वह अपने ही सेल पे अटैक कर देते हैं। ठीक है, मान लिया कि आपस में ही सैनिक विद्रोह हो जाए। ठीक है, तो मान लिया जितने भी आर्मी हैं अगर वो इंडिया के खिलाफ ही विद्रोह कर दें तो क्या होगा, जिसकी रक्षा के लिए आप बने हैं आप उसी में जो है घर का भेदी आप बन चुके हैं, घर के भेदी बन चुके हैं आप। तो वही चीज क्या होता है इसमें, ऑटोबॉडी और एंटीबॉडी जो है घर के भेदी बन जाते हैं। ठीक है, इस डिजीज में। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे चलते हैं। बोल रहा है कुक्कुट आहार के निम्नलिखित संघटकों को कम प्रतिशत के कम में अंडा देने वाली मुर्गी के लिए जो है व्यवस्थित करें। ठीक है, तो पहला है आपको कुक्कुट आहार। आपको पता होगा कि मुर्गी का जब पालन किया जाता है तो उसमें जो है उसका दो तरीके के लिए, दो चीजों के लिए पालन किया जाता है, एक तो अंडे के लिए, दूसरा क्या, उसके मांस के लिए। ठीक है, तो जब अंडे देने वाली मुर्गी के लिए जो है वह फीड अलग होगा, जो मांस देने वाली मुर्गियां हम पाल रहे हैं उसका फीड अलग होगा। ठीक है, अंडे देने वाले में क्या होगा कि उसका जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वह एग फॉर्मेशन हो, एग फॉर्मेशन में क्या कहते हैं, कैल्सिफिकेशन के लिए उसके अंडे के चारों बगल जो लेयर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, तो उसके लिए उसके आहार में कैल्शियम वगैरह भी फिर ज्यादा होगा। तो इसी के लिए विशिष्ट रूप का आहार जो है उसके लिए बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुक्कुट आहार, यानी कि लेयर फीड बोलते हैं। ठीक है, उसी में आपको पूछ रहा है कि प्रतिशतता के आधार पे आपको बताना है कि सबसे ज्यादा से सबके कम की ओर कि क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो दिया जाता है, एक फिफ्थ ऑप्शन इसमें मिसिंग है। फिफ्थ ऑप्शन आपका था मकई लेस। ठीक है, यानी कि कॉर्न स्टार्च। ठीक है, तो आप देखिए पहला बोल रहा है विकृत मूंगफली केक, दूसरा बोल रहा है जौ, तीसरा बोल रहा है जौ, मतलब यहाँ पे मिलेट भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपका क्या कहते हैं पॉलिश चावल हो गया, चौथा आपका पीली मक्का हो गया, पांचवा आपका मकई लेस हो गया, कॉर्न स्टार्च वगैरह हो गया। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो क्या होता है, पीली मक्का। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, पॉलिश चावल, उसके बाद क्या चाहिए आपको, मिलेट्स चाहिए, उसके बाद आपको मूंगफली चाहिए। ठीक है, और जो सबसे कम मात्रा में चाहिए वह क्या चाहिए, मकई लेस। ठीक है, सबसे कम मात्रा में क्या चाहिए आपको, मकई का लेस चाहिए। तो इसमें देखिए आप इसी अरेंजमेंट में आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे आप। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 4 3 2 1 5, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
इजी क्वेश्चन था, सिंपल, आपने पढ़ा है, आपको याद है तो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, नहीं पढ़ा है तो आप आगे निकलेंगे। इसीलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया है कि आपके माइंड में ये रहे कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड और क्या रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड। ठीक है, चलिए पशुपालन ही हुआ ना। चलिए 16 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन सी है। ठीक है, मधुमक्खी को हम लोग क्या बोलते हैं, हनी बी। क्या हो गई मधुमक्खी, हनी बी। ठीक है, ये जो क्या करती है, मधु बनाती हैं। क्या करती हैं, मधु बनाती हैं। और ये किस में रहती हैं, छत्ते में। किस में रहती है, छत्ते में। ठीक है, तो अब देखिए अलग अलग जो है वह आपका स्पीसीज जो है, यानी कि अलग अलग जाति की मधुमक्खियां अलग अलग प्रांत में पाई जाती है, अलग अलग रीजन में। तो आपको यहाँ पे 3 जो है वह आपको स्पीसीज दिया हुआ है। देखिए एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका, एपिस डोर्साटा। ठीक है, फ्लोरिया हो गया आपका, इंडिका हो गया, और क्या हो गया आपका, डोर्साटा। ठीक है, तो अब देखिए डोर्साटा जो होता है वह सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है। क्या होती है, बड़ी मधुमक्खी। ये कहाँ पाई जाती है, हिमालयन रेंजेस में। कहाँ पाई जाती है, हिमालयन रेंजेस, यानी कि उस रीजन में पाई जाती है। ठीक है, आपका जो ये हो गया एपिस इंडिका, वह आपकी जो जनरल मधु यानी कि मधुमक्खी पालन के लिए जो यूज होती है। ठीक है, वो जो है नॉर्मल जो आप बी हाइव्स देखेंगे जहां पे क्या होता है, जहां से आपको हनी जो है वो जनरेट होता है, वो क्या होता है आपको एपिस इंडिका होता है। ये क्या होता है, मीडियम साइज का होता है। क्या होता है, मीडियम साइज का। ठीक है, उसके बाद आप जब फ्लोरिया देखेंगे, इसको पाला नहीं जाता। ठीक है, ये बहुत छोटे साइज की होती है, इसको पाला नहीं जाता। ये आप देखेंगे झाड़ियों में कहीं इधर उधर जो है वह अपना बना के छाता और रहती है। इससे हम हनी जो है ज्यादा नहीं निकाल पाते और इसको हम पाल भी नहीं सकते। ठीक है, ये क्या होती है, सबसे छोटी होती है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, मानव में रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है। ठीक है, प्रोटोजोआ की बात की जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ कहाँ, किस जगत का हिस्सा है। इसका जगत जो है वह क्या है, तो वो क्या हो जाएगा आपको, प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा। अब देखिए मानव में रोग कौन कौन से प्रोटोजोआ जो उत्पन्न करता है, वो किस क्या कहते हैं, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है उसका, यूग्लिना क्या है आपका, यूग्लिना क्या है आपका, वह जो है रोग उत्पन्न करने वाला नहीं है, इससे कोई भी रोग नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है आपका ट्राइकोनिम्फा, इससे क्या होता है, इससे भी रोग उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका लिस्मानिया। लिस्मानिया आपने पढ़ा था जब काला आजार, काला आजार जब आप पढ़े थे तो आपने पढ़ा था कि उसको कौन सा ऐसा जीवाणु जो है, जीवाणु बोलती हूँ मैं, ऐसा कौन सा माइक्रोब है जो उसको कॉज करता है। ठीक है, तो यह एक प्रोटिस्टा था, क्या नाम था उसका, लिस्मानिया डोनोवानी, सॉरी ये स्मॉल में होगा, डोनोवानी। ठीक है, यह क्या कॉज करता था आपको, काला आजार करता था ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि ये मानव में रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, समझ गया, 17 का ऑप्शन सी इजी है। डिजीज रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी देखे जाएंगे और पूछे जाएंगे, तो इनसे रिलेटेड जितना भी है बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक तकनीकी मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राकृतिक पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष या अनजाने प्रभाव का कारण बनती है। इसमें आपको मेनली जो कंसिडर करना है इस क्वेश्चन में वो क्या, कौन सी बात है कि अप्रत्यक्ष अनजाने प्रभाव। ठीक है, वैसे तो बहुत जितने भी कार्य मानव करते हैं उसका जो है क्या कहते हैं असर पड़ता है ना, प्रकृति पे असर पड़ता है। कुछ डायरेक्ट होते हैं है ना, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। इनमें से आपको इनडायरेक्ट जो है वह बताना है। ठीक है, पहला क्या है, भूमि में संशोधन, यानी कि अगर हम भूमि से रिलेटेड कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट, हम छेड़छाड़ कर रहे हैं ना डायरेक्टली, तो ये आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है,
तो ये आपको ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा है निर्माण और खुदाई, इसमें भी हम भूमि पे डायरेक्ट जो है काम कर रहे हैं, वहां से हटा रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट। और इसके लिए क्या की जाती है, निर्माण और खुदाई के लिए जनरली जंगलों को हटाया जाता है, साफ किया जाता है उस एरिया को, उसके बाद ही वहां पे कुछ निर्माण होगा, तो इसका क्या होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक है, तीसरा आपको क्या है, डीडीटी का उपयोग। ठीक है, क्या है, डीडीटी का उपयोग। तो आपको पता होगा डीडीटी का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता था, मच्छरों को मारने के लिए। किस चीज के लिए, मच्छरों को मारने के लिए। मारने के लिए मेनली क्या, मच्छरों के लार्वा को मारने के लिए। किसके, लार्वा को मारने के लिए। और यह लार्वा कहाँ पता था, कहाँ होता था, जमे हुए पानी में। ठीक है, जमे हुए पानी में। तो जमे हुए पानी में बोला जाता था ना डीडीटी का छिड़काव करें, है ना, उससे क्या होगा, मच्छर के जो लार्वा है वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर मच्छर नए बनेंगे ही नहीं, पैदा ही नहीं होंगे, तो मच्छरों की जनसंख्या कम हो जाएगी, तो ये जो डेंगू मलेरिया फैलाने वाले मच्छर हैं वो भी नहीं पनपेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका यूज जो है वह सही इंटेंशन के साथ वो किया गया था, लेकिन इसका बहुत ज्यादा जो है इनडायरेक्ट जो है वह हानिकारक प्रभाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है हमारे इन्वायरमेंट पे जो है वह पड़ा था। ठीक है, क्या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था, तो ये डीडीटी क्या कर सकता है, तो ये डीडीटी जो है हमारे भूमिगत जल में जो है वह, भूमिगत जल में जो है वह जा सकता है। ठीक है, भूमिगत जल में जा सकता है। कैसे जाएगा वो, रिसाव से। ठीक है, कैसे जाएगा, रिसाव से, यानी कि रिस के वह पानी में जो है वो मिक्स हो जाएगा, या फिर बगल में अगर कोई नदी है तो वहां तक पहुंच सकता है, या फिर अगर कोई नहर है वहां तक पहुंच सकता है, यानी कि हमारे जल को यह क्या करता है, प्रदूषित करता है। क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो पड़ा ना, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण पे कोई प्रभाव पड़ा ना, लेकिन इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि वह पीने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, क्या होगा, पीने लायक नहीं रहेंगे, कॉन्टामिनेटेड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर किसी जल में या किसी एरिया में बहुत ज्यादा डीडीटी है तो वो क्या होता है, वहां पे उसको सही नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरीन होता है। क्या होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वह सही नहीं होता है। ठीक है, डाई क्लोरोडाइथाइल ऐसे करके होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन, इथेन, ऐसे ही समथिंग नाम है। आप डीडीटी का फुल फॉर्म जो है वह आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, जानना चाहिए। और इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जिसका स्ट्रक्चर है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसको बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है डोडो जानवर के विलुप्त होने से कौन सा पेड़ लगभग विलुप्त हो गया। ठीक है, तो डोडो क्या था, आपको जानवर नहीं था, वो क्या था, वो एक पक्षी था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लाइटलेस बर्ड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत भारी था, वो उड़ नहीं सकता। ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड भी बोलते हैं, उड़ नहीं सकता। ठीक है, तो यह जो है काफी पहले हमारे धरती से विलुप्त हो गई थी। ठीक है, लेकिन इनके विलुप्त होने के साथ साथ कुछ ऐसे पेड़ जो थे वो भी विलुप्त हो गए। अब आपको जानना है कि इनके और उस पेड़ में क्या ऐसा जो है वह रिलेशन था। ठीक है, ऐसा क्या जो है वह रिलेशन था, तो आप देखेंगे कि ये जो है डोडो जो पक्षी है वह सीड खाते थे। ठीक है, यानी कि बीज खाते थे। तो इनके जो पेट में ना एक तरीके का ऐसा जो है वह तंत्र मौजूद था। ठीक है, जिसमें क्या करते थे, वह बहुत ही ज्यादा ग्राइंड कर सकते थे किसी भी चीज को। क्या कर सकते थे, बहुत ही ज्यादा ग्राइंड कर सकते थे। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता था, गिजार्ड। ठीक है, क्या बोला जाता था, गिजार्ड। इसके ही पाचन तंत्र का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये गिजार्ड था। तो इससे क्या होता था कि जो सीड था, यानी कि बीज है, बीज है यहाँ पे। ठीक है, सीड जब यह पेट में जाएगा तो आपको पता होगा कि बीज में बाहर में आवरण होता है, यानी कि लेयर होता है, सीड कोट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीड कोट। तो किसी किसी पौधे में ये सीड कोट बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, टफ होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जब इसको हम पानी में डालेंगे अंकुरित होने के लिए, जर्मिनेशन होने के लिए, तो वह अपने आप सैपलिंग जो है वह नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या है, इसको जो है लेस स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसको क्या करना पड़ेगा,
लेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सो दैट अगर इसको प्रॉपर कंडीशन मिले तो इससे जो है वह पौधा जो है वह जड़ और जो ऊपर की जो पत्ती होती है वह निकल सके। ठीक है, तो इसके लिए यह ग्राइंड कर पाता था। लेकिन अगर डोडो रहा ही नहीं तो उसका ग्राइंड नहीं हो रहा है बीज, तो उसका बीज अगर है भी तो वह जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। अब आपको पता होगा कि पौधे, नए पौधे बनाने के लिए बीज का उपयोग करते हैं जनरली। ठीक है, तो अब जब बीज से पौधे बन ही नहीं रहे हैं तो पेड़ तो विलुप्त हो ही जाएंगे ना। तो आपको इसी ऑप्शन में से जो है वो बताना है कि कौन सा पेड़ था। पहला है आपका कैलवेरिया, दूसरा पाम पेड़ है, तीसरा सिंकोना है और चौथा क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, कैलवेरिया। क्या हो जाएगा, कैलवेरिया। ठीक है, ये जो है आपका वो पेड़ था। ठीक है, एक और अगर आप पेड़ का क्या कहते हैं नाम रखने याद रखने की कोशिश करेंगे तो वह पेड़ क्या था, तांबालकाक। क्या था, तांबालकाक। ठीक है, तांबालकाक। ठीक है, यह भी एक दूसरा पेड़ था, यानी कैलवेरिया और तांबालकाक जो था वह एक्सटिंक्ट हो गया। कुछ जो है अभी भी एक्सटिंक्ट के कगार पे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 आज का, अत्यधिक उच्च स्तर के विकिरण यानी कि रेडिएशन की बात की जा रही है यहाँ पे। अत्यधिक उच्च स्तर, ठीक है, विकिरण यानी कि रेडिएशन। ठीक है, ठीक है, चलिए, के संपर्क में आने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र स्वास्थ्य प्रभाव होता है। ठीक है, क्या होता है, तीव्र स्वास्थ्य प्रभाव। तीव्र स्वास्थ्य प्रभाव मतलब एक्यूट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, एक्यूट कौन सा डिजीज हो रहा है आपको। एक्यूट डिजीज किसको बोलते हैं, जो कम समय अंतराल में दिखाई दे। ठीक है, कम समय अंतराल में जो है वह दिख जाए। ठीक है, और एक होता है आपको क्रोनिक। क्या होता है, क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज क्या होता है, आपको उसका प्रभाव कब दिखेगा, दीर्घकालीन प्रभाव, मतलब बहुत समय के बाद प्रभाव जो है वह आपको दिखेगा। ठीक है, बहुत समय के बाद दिखेगा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि अगर आप क्या कहते हैं रेडिएशन का ही एग्जाम्पल है। इसमें दोनों तरह के प्रभाव होते हैं, एक आपको एक्यूट यानी कि तुरंत दिखेगा, एक आपको दीर्घकालिक दिखेगा। दीर्घकालिक का मतलब एक ये भी है, जैसे आप जानते होंगे कि स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, धूम्रपान, धूम्रपान से तुरंत में कुछ भी आपको कुछ गलत इंपैक्ट बॉडी पे नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर आप धूम्रपान करते रहे तो लंबे समय में जो है यह आपको कैंसर भी कर सकता है। ठीक है, या फेफड़े की जो है बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, एक क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, तो एक्यूट यानी कि कम समय अंतराल पे क्या होता है वो देखते हैं। पहला है त्वचा जलन और विकिरण की बीमारी, दूसरा है कैंसर, तीसरा है हृदय रोग। अब देखिए, रेडिएशन की वजह से सबसे पहले हटाएंगे, हृदय रोग तो नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है कैंसर, तो आपको पता होगा कि रेडिएशन की वजह से कैंसर जो है वह हो सकता है, लेकिन वो कैंसर जो है वो इमीडिएट नहीं होता है। जैसे ही आप रेडिएशन शरीर पे एक्सपोज करेंगे वैसे ही कैंसर नहीं होगा। यह एक क्रॉनिक डिजीज है, यानी कि काफी समय बाद वह आपको दिख सकता है। ठीक है, तो ये आपका डिजीज तो है रेडिएशन की वजह से, लेकिन यह क्रॉनिक है, एक्यूट जो है वह नहीं है। पहला जो ऑप्शन है आपका, त्वचा पे जलन यानी कि स्किन पे जो आपको है वह जलन महसूस होगा, और विकिरण यानी कि रेडिएशन रिलेटेड जो सिकनेस है वह आपको इमीडिएट दिखाई देगा, यानी कि नोजिया मतलब कि दस्त आना, उल्टी आना, ये सारी चीजें जो है वह आपको इमीडिएट दिखाई देगी। त्वचा पे जो बर्न मार्क्स है वह आपको तुरंत जो है फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर क्या हो गया आपका, ए। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो यहीं पे खत्म हुआ। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने डील किया है। इसी के साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 का जूलॉजी का जो पीवाईक्यू है वह कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट सेशन में हम अगला जो है वह लेके आएंगे क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2.0 का जूलॉजी पीजीटी वाला क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप नीचे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। एएससी पाठशाला से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे जो है आकर इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको इसी संबंधी किसी भी तरह की बात करनी है, कोई भी डाउट हो, तो आप इस फोन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं आपकी एजुकेटर अंकिता हूँ, और यहाँ पे मैं जूलॉजी, बॉटनी और जो बायो का जो पोर्शन है वो 6 to 10th के लिए वह भी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, है ना। ऑल द बेस्ट।